यहाँ उपस्थित भारतीय शिक्षण मंडल के विभिन्न पदाधिकारी और श्रोतृवृंद में विद्यमान मातृशक्ति भगिनी वृंद और बंधुओं, हम एक सारा विश्व ही एक अभूतपूर्व संकट में से और जा रहा है, उसको अनुभव कर रहा है। अभूतपूर्व है और भविष्यति भी न भविष्यति भी हो, ऐसी हम सबकी प्रार्थना है। 1918 में कोई विपदा आई थी जिसने वैश्विक रूप लिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता आज जैसी संचार व्यवस्था उस समय थी, और संचार के साधन जैसे सुविधा प्रदान करते हैं वैसे वह संक्रमण के लिए भी सुविधा है। कोरोना वायरस भी उन्हीं हवाई जहाज में से और प्रवास कर कर के, यात्रा कर कर के विभिन्न देशों में पहुंचा, जिनमें यात्रा करना सरल हो गया। 1918 में हवाई जहाज नहीं थे, तो इसलिए उस बीमारी को फैलने में वर्ष लग गए, 1.5 वर्ष 2 वर्ष लग गए थे। यह बीमारी चीन से निकली तो महीने 1.5 महीने के अंदर पूरे विश्व में फैल गई, क्योंकि वुहान से निकलने वाली हर फ्लाइट में जितने लोग बैठे थे उनके साथ में कई गुना अधिक, सहस्त्र गुना अधिक वायरस भी उसमें बैठ करके वो विषाणु भी यात्रा कर रहे थे, और भारत में भी आए तो वो भी उसी माध्यम से आए और आज फैल गए। इसलिए संचार के साधन इतने उस समय नहीं थे, इसलिए 100 वर्ष पूर्व जो महामारी आई थी उससे यह महामारी थोड़ी भिन्न है। किंतु वो संचार के माध्यमों का लाभ भी हुआ। उन्हीं संचार के माध्यमों के कारण, जैसे आज हम अंतरताने पे बात कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से बात कर रहे हैं, संजाल व्यवस्था का उपयोग कर रहे इस संगोष्ठी के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब विश्वव्यापी यह जाल है, माया जाल शंकराचार्य की भाषा में कहा जाए तो उस माया सृष्टि में, इस विश्वामित्र की प्रति सृष्टि में ऐसे कितने विश्वामित्रों के और कृपा से आज हम इस व्यवस्था में एक दूसरे से जुड़ पा रहे। लगभग प्रति सृष्टि हमने बना ली, और उसका लाभ इस महामारी से लड़ने में भी हुआ। और ऐसा अभूतपूर्व प्रतिबंध जिसको कि वैश्विक स्तर पर लॉकडाउन कह रहे हैं, वह भी अभूतपूर्व है। वह भी मतलब कल्पना नहीं की जा सकती थी कि ऐसा अभूतपूर्व और लॉकडाउन अनेक देशों में हुआ। कुछ जगह थोड़ी देरी हुई, कुछ जगह व्यवस्थित समय पर हुआ, और जिसके कारण ये महामारी उतनी नहीं फैली जितनी कि मतलब फैल सकती थी यदि इस प्रकार के प्रतिबंध ना किए होते। हम भारतीय शिक्षण मंडल में संकट को वैसे ही भारत में ही कुल मिलाकर के, और वही बात भारतीय शिक्षण मंडल के दृष्टिकोण में आ गई, इसलिए हम संकट को संकट नहीं मानते, उसको चुनौती मानते हैं, और चुनौती मानने से फिर उसको अवसर में परिवर्तित कर देते हैं। तो हमने भी इस चुनौती को अवसर में परिवर्तित कर दिया, और हमने लॉकडाउन शब्द ही बदल दिया। हमने कहा लॉकडाउन नहीं कहेंगे, लॉकडाउन तो कोई और करता है, विवशता होती है, मजबूरी होती है, और उसमें फिर मनुष्य दुखी होता है। इसलिए हमने शब्द प्रयोग किया कि घरवास है। जैसे राम जी को और पांडवों को वनवास हुआ था, वैसे हम लोगों को घरवास मिला है, घर में रहने का अवसर मिला है, परिवार के साथ रहने का अवसर मिला है। और भारतीय शिक्षण मंडल ने तो उसका बहुत अद्भुत उपयोग किया, और 53 व्याख्यानों की व्याख्यानमाला गूथी जो फेसबुक पे चली। और अभी व्यास पूजा के निमित्त 7 व्याख्यान आचार्य भटकर जी से प्रारंभ, विजय भटकर जी जैसे विद्वान से प्रारंभ करके JNU के कुलगुरु जगदेश कुमार जी तक 7 दिन की व्याख्यानमाला 5 से 12 जुलाई में YouTube पे भी की। अवसर बदल देते तो ये होता है, और इसलिए यह अवसर है। तो इसलिए जब मुझे परिमल व्यास जी ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय में भी आप किसी संगोष्ठी में आइए, अनेक संगोष्ठियों में परिमल व्यास जी मेरे साथ में रहे, पंजाब यूनिवर्सिटी की संगोष्ठी में थे, अनेक संगोष्ठियों में उन्होंने साथ में चर्चा की। तो उन्होंने जब कहा, तो वैसे भी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का योगेश सिंह जी के समय से ही मेरे ऊपर प्रथम अधिकार रहा है, उस नाते समय ही तय करना था, तो आज का समय तय हुआ। और जब विषय की चर्चा हुई तो मैंने कहा इस कोरोना को लेकर के जो विश्वव्यापी चिंतन शुरू हुआ है, जो विमर्श शुरू हुआ है, जो डिस्कोर्स शुरू हुआ है, जो सारा विश्व एक सोचने पर और विवश हुआ है, प्रश्न लेकर के आत्मचिंतन कर रहा है विश्व। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। और इसलिए जब हर्षवर्धन जी को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्टर हर्षवर्धन को, भारत को रोटेशन से ही भले सही और चक्रीय व्यवस्था में ही सही, जब हम अध्यक्ष बने उसके गवर्निंग काउंसिल के, तो सारे विश्व ने जब स्वागत किया तो विश्व ने नमस्ते करके स्वागत किया।
आज विश्व नमस्ते कर रहा है, क्योंकि हाथ मिलाने से संक्रमण हो सकता है, गले मिलने से संक्रमण हो सकता है। इटली में देखा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पहले भयावहता समझ में नहीं आए तो चीन के लोगों को जाकर के गले लगे, हगे चाइनीज़ का उन्होंने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया और उससे इटली एक बहुत बड़ा और उसका परिणाम भुगता इटली ने। इसलिए कोरोना को लेकर के चिंतन शुरू हो गया सारे विश्व में। हमको अपनी जीवन शैली पर विचार करना पड़ेगा। पश्चिम ने जो, विकसित देशों ने जो जीवन शैली दी, क्या वो जीवन शैली इस विकास के स्थान पर विनाश का कारण बनी है? क्या ये विषय, ये विचार चिंतन में आया? वैसे ये चिंतन आज नहीं चल रहा है, ये चिंतन 2001-2002 से ही सारे विश्व में चल रहा है। फ्रांसिस फुकुयामा जैसा जापान के मूल का और अमेरिकी अर्थशास्त्री, जिसने 1989 में, 1990 में और 89-90 में जब रशिया, यूएसएसआर, सोवियत रशिया का विखंडन हो गया और पतन हो गया, पेरेस्ट्रॉयका और ग्लासनोस्ट के माध्यम से गोर्बाचेव ने और वहाँ की कम्युनिस्ट, वहाँ की जो व्यवस्था थी, एक पार्टी की व्यवस्था थी, उसको बदल करके एक लोकतंत्र लागू किया और पूंजीवादी व्यवस्था को, बाजार की व्यवस्था को, खुले बाजार की व्यवस्था को स्वीकार किया। तब वो अमेरिका की विजय के रूप में पूंजीवादी जगत की, कैपिटलिस्ट जगत की, मुक्त बाजार व्यवस्था की, फ्री मार्केट एंटरप्राइज के जगत की, फ्री एंटरप्राइज के जगत की विचार की विजय के रूप में और सारे विश्व में उसका और उत्सव मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। और उस समय फ्रांसिस फुकुयामा ने पुस्तक की एंड ऑफ हिस्ट्री, उसने कहा अब इतिहास समाप्त हो गया। इतिहास क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि इतिहास की जो पश्चिमी अवधारणा है वह संघर्ष पर आधारित इतिहास की अवधारणा है। युद्ध होता है तो इतिहास होता है, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध का इतिहास, द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास, उससे पहले नेपोलियन द ग्रेट, उससे पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी जिसने युद्ध किए, जिसने पादाक्रांत किया, जिसने विजय प्राप्त की, ऐसे विस्तारवादी एक्सपांशनिस्ट लोगों के संघर्ष के इतिहास को ही इतिहास माना जाता है। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद हिटलर के विस्तारवाद के कारण द्वितीय महायुद्ध हुआ। द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ तो हिरोशिमा नागासाकी होकर के उस विभीषिका के साथ समाप्त हुआ और उसकी समाप्ति के बाद अमेरिका का एक गुट और रशिया का एक गुट, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के रूप में यूरोप लगभग दो भागों में बटा। जर्मनी का विभाजन हुआ, जर्मनी को फिर से शक्तिशाली नहीं होने देना है, इसलिए जर्मनी का विभाजन हुआ और जर्मनी का ईस्ट और वेस्ट में विभाजन हुआ। एक हिस्सा और रशिया के साथ में साम्यवादी बन करके उनके साथ चला गया, मानो बांट ही लिया था रशिया उन्होंने और जर्मनी को। और एक अमेरिका और इंग्लैंड के साथ में बना हुआ जो मित्र देश जो थे द्वितीय महायुद्ध में अलाइड कंट्रीज थे, उनका नाटो युद्ध संधि बनी, नेशनल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी बनी और इसके कारण वो एक नाटो और साटो, ये दो ग्रुप बन करके, और प्रत्यक्ष युद्ध की तो स्थिति नहीं, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा चली, टेक्नोलॉजी की प्रतिस्पर्धा चली, अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा चली, जिसको उन्होंने स्पेस वॉर का भी रूप लिया कि एक आने वाले तीसरा विश्व युद्ध शायद अंतरिक्ष में लड़ा जाए। और ये कूटनीतिक स्तर पर एक शीत युद्ध के रूप में, कोल्ड वॉर के रूप में हम सब लोग पढ़ते आए हैं और वो होता रहा, हमने देखा भी है। हम में से अधिकतर लोगों ने, जिनकी आयु 50 से ऊपर आज हो गई है, उन्होंने उस युगों को देखा है। चंद्रमा पर मनुष्य भेजने के लिए पहले कॉस्मोनॉट जाएगा या पहले एस्ट्रोनॉट जाएगा, यूएसएसआर उनको कॉस्मोनॉट कहता था, उन्होंने अपनी, और लूना 1 नाम से पहला जो उपग्रह था और वो जाकर के वो शटल जाकर के बिना मनुष्य के पहला जो चंद्रमा पर और जाकर के अभियान हुआ वह रशिया का था, लूना 1 के रूप में। लूना 2 भी हो गया, अमेरिका का कहीं अपोलो 1 का नामो निशान नहीं था। और ऐसे समय में 1960 के दशक के शुरुआती काल में, जिस समय ग्रेट रिसेशन, सारा विश्व एक बहुत बड़ी मंदी में और महामंदी में और डूबा हुआ था और लोगों की नौकरियां चली गई थी, आर्थिक परिदृश्य क्या होगा ये पता नहीं चल रहा था। और ऐसे समय में और जॉन एफ कैनेडी के सामने ये विषय आता है, उनको बताया जाता है, और एक यहूदी और युद्धबंदियों में रहने वाले ऐसे वैज्ञानिक जाकर के कैनेडी को बताते हैं कि रशिया ने घोषणा की है कि 1970 में वो मनुष्य को चंद्रमा पर भेज देंगे, पहला कॉस्मोनॉट, वह लूना 6 के रूप में अभियान में, और चंद्रमा पर उतरेगा।
जो शीत युद्ध था, टेक्नोलॉजी की प्रतिस्पर्धा का, तकनीक की प्रतिस्पर्धा का शीत युद्ध था, उस शीत युद्ध में जॉन एफ कैनेडी ने एक बहुत बड़ी दूरदृष्टि की बात की और उन्होंने 24 मई 1962 की बात है, 25 मई को उनको एक विश्वविद्यालय में दीक्षांत संबोधन देने के लिए जाना था और एक दिन पहले उनके पास नासा से नोट आया। इन्होंने इस वैज्ञानिक के कहने पर नासा को कहा था कि जब रशिया 1970 में मनुष्य को चंद्रमा पर पहुंचा रहा है तो हम 1969 में पहुंचाएंगे। वी विल पुट मैन ऑन मून इन 1969, गिव मी एन अपडेट, अ नोट, हाउ इट कैन बी डन। हाउ इट कैन बी डन पूछा था कैनेडी ने, लेकिन नासा ने जो नोट दिया, उस नोट ने 24 मई को 1962 में जॉन एफ कैनेडी के पास नासा का नोट आता है और उसमें ये लिखा होता है, वी कैनॉट पुट मैन ऑन मून बिफोर 1970। 1970 से पहले हम मनुष्य को चंद्रमा पर नहीं पहुंचा सकते। जॉन एफ कैनेडी को जब उन्होंने ये कहा तो एक दूरदृष्टा नेतृत्व कैसे होता है। आज हमारा भारत सौभाग्यशाली है कि हमारे पास एक ऐसा दूरदर्शी नेतृत्व है और जॉन एफ कैनेडी भी एक ऐसा दूरदर्शी नेतृत्व था जिसका ये वचन हम सबको पता है कि जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ ली तब पूरे अमेरिका को जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, डोंट आस्क व्हाट अमेरिका शैल गिव यू, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू कैन गिव अमेरिका। ये मत पूछिए कि देश आपको क्या देगा, ये पूछिए कि आप देश को क्या देंगे। उस जॉन एफ कैनेडी ने, उसकी दूरदर्शिता देखो, नासा कह रहा है कि नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, 1 2 3 4 बिंदु बताए कि हमारे पास वो शटल को वापस लाने के लिए, पहले तो जो भेजते थे अपोलो 1 तो वो अंतरिक्ष में ही रह जाता था, वहीं पर विदीर्ण हो जाता था, वहीं पर वो बिखरा है, मलबा बहुत सारा आज भी बिखरा हुआ है, लेकिन वापस लाने की बात नहीं थी। जब मनुष्य को ले जाना है तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि ये स्पेस शटल, ये अंतरिक्ष यान जब वापस गुरुत्वाकर्षण में आएगा तब उसका जो घर्षण होगा, उस घर्षण को सहन करने लायक अलॉय मेटल चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। उतना हल्का मेटल चाहिए किंतु टफ चाहिए। और उसी प्रकार वो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरेंगे तो यहाँ से 1/6 1/6 गुरुत्वाकर्षण है, तो वहाँ चलने के लिए उनको ऑक्सीजन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी चाहिए चलने के लिए। तो ऐसा एक स्पेस सूट चाहिए, ऐसा एक उनको वस्त्र चाहिए जो वस्त्र इतना ताकतवर होगा कि वहाँ फटे नहीं अंतरिक्ष में, और इतना वो सारा कैरी भी कर सके ऑक्सीजन आदि को। ये ऐसे उन्होंने 16-17 बिंदु लिखे। जॉन एफ कैनेडी ने कहा ये किया तो जा सकता है, बोले हाँ किया तो जा सकता है, लेकिन 10 साल में नहीं हो सकता। आप केवल 8 साल दे रहे हो, 8 साल 7 साल में नहीं हो सकता। जॉन एफ कैनेडी ने दूसरे दिन दीक्षांत संबोधन में घोषणा कर दी, अमेरिका विल पुट मैन ऑन मून इन 1969। नासा मना कर रही है, जॉन एफ कैनेडी घोषणा कर रहे हैं। और अगला वाक्य उन्होंने कहा, दिस विल बी आवर नेशनल मिशन, ये अपना राष्ट्रीय व्रत होगा, पूरा देश इसके लिए काम करेगा। सारे विश्वविद्यालयों में आने वाले में समय में केवल इसी मिशन को लेकर के अनुसंधान होंगे, रिसर्च होगा। आप सोचिए क्या दूरदृष्टि थी। और ये वो शीत युद्ध समाप्त जब हुआ हम जानते हैं 1969 में नील आर्मस्ट्रांग गया, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। अमेरिका आज जो शक्तिशाली टेक्नोलॉजिकली बना है वो उस दशक में बना क्योंकि सारे अमेरिका ने, इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी, सब ने मिलकर के एक व्रत को लेकर के काम किया। आज हमारे प्रधानमंत्री ने हमको व्रत दिया आत्मनिर्भर भारत का। भारत के 1000 विश्वविद्यालय, भारत की सारी इंडस्ट्री, लघु मध्यम बड़ी सब इंडस्ट्री इस एक व्रत को लेकर के लग जाए तो भारत को नंबर 1 बनने में कोई समय नहीं लगेगा सारे विश्व में। अमेरिका में हुआ, आप देखेंगे उस समय, उस दशक में सारे ये हिंदालियम, जर्मन, एल्यूमिनियम के कितने अलॉय आए, क्योंकि वो स्पेस शटल बनाने के लिए रिसर्च हुआ मेटलर्जी में, अलॉय में। हल्का किंतु मजबूत ऐसा अलॉय चाहिए, बलशाली शक्तिशाली किंतु वजन में कम। नहीं हो पाया, अंततोगत्वा अभी जो स्पेस शटल जाते हैं उसमें सिरेमिक का उपयोग, टेराकोटा का उपयोग किया जाता है, जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में किया था। इसलिए कई बार प्राचीन चीज़ें कैसे आधुनिक चीज़ों में काम में आती है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरे को कोई आज अंतरिक्ष विद्या पे या फिजिक्स पे बात नहीं करनी है, विकास के मापदंडों पे बात करनी है। लेकिन 1990 में फ्रांसिस फुकुयामा लिखता है, हिस्ट्री इज एंड बिकॉज द कोल्ड वॉर इज ओवर। अब तो एक यूनिपोलर हो गया, एक बिंदु में चलेगा सारा, एक पोल को लेकर के एक ध्रुवीय जगत हो गया और बाजार ही भविष्य है।
और इसलिए 1991 में WTO आता है, डंकल का प्रस्ताव आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आती है, उसके पीछे पीछे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गेट आता है, और सारा विश्व मानता है कि अब केवल यही विकास का एकमात्र माध्यम है, पूंजीवाद, और जिसको कि कहा जाए मुक्त बाजार व्यवस्था, फ्री एंटरप्राइज, और उसको लेकर के सारा विश्व चलता है। LPG हमारे देश में भी मनमोहन सिंह जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का नियम दिया। 2001 में यही फ्रांसिस फुकुयामा यू टर्न लेता है और कहता है कि मैंने जो कहा था वॉज इट ट्रू, क्या हम वास्तविकता में विकास की ओर जा रहे हैं? क्या GDP का जो मूल्यांकन हम कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में विश्व को देख रहे हैं, और उसके आधार पर जो हम विकास के मापदंड कर रहे हैं, और उस आधार पर आज अमेरिका विश्व का सबसे अमीर देश है, क्योंकि 20 ट्रिलियन डॉलर की उसकी और GDP है, 20 खरब डॉलर की GDP है, लेकिन 24 खरब डॉलर का कर्जा है, 23.4 खरब डॉलर का। आप जाइए एक वेबसाइट पर जाइए और नेशनल डेट क्लॉक लगाइए अमेरिका का, US का राष्ट्रीय और ऋण का घड़ी वो लगा कर रखते हैं, और उस घड़ी में टिक 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 होते रहता है कितना कर्जा बढ़ा। आज की घड़ी में 23.4 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है, लगभग 24 खरब डॉलर का कर्जा, 20 खरब डॉलर का GDP, और विश्व का नंबर 1 देश। आज इन विकास के मापदंडों पर कोरोना चिंतन शुरू हुआ, इसलिए मैंने उसको नाम दिया कोरोना चिंतन। कोरोना विमर्श शुरू हुआ है, केवल नमस्ते पे विमर्श शुरू नहीं हुआ। मैं एक छोटी सी स्लाइड यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। कोरोना की महामारी, जो अपने आप को विकसनशील देश कहते हैं, जिन देशों का GDP विश्व के टॉप 20, टॉप 10 देशों में है, ऐसे लोगों में, ऐसे देशों में, और आप मृत्यु दर देखिए। मैं जो फेसबुक दिखा रहे हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस स्लाइड को वो पिन करें, ताकि फेसबुक वाले इसको देख सके, कि आप देख सकते हैं कि विश्व में सर्वाधिक GDP वाले देश में सर्वाधिक मृत्यु दर है। 36 लाख लोगों को हुआ, और उसमें से 1,41,000 लोग मर गए, और सबसे नीचे भारत की है। अभी 10 लाख ही हमने पार किया, और केवल 25,000, 0.3% भी नहीं, 0.25% डेथ रेट भारत की है। भारत और ब्राज़ील, वैसे भारत का भी GDP अभी अब दुनिया में 5वें-6ठे नंबर पे है, लेकिन जो देश हेल्थ सिस्टम में अपने आप को कहते हैं कि हमारी सबसे बढ़िया व्यवस्था है, वो ब्राज़ील देखिए, वो UK देखिए, UK यानी ब्रिटेन, जिन्होंने 200 वर्ष भारत को लूटा, और भारत को लूट करके और उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को ये किया। आज उनकी संख्या 76,800, मतलब लगभग 77,000 लोग, 20 लाख लोग संक्रमित हुए, उसमें से 76,000 मर गए। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा उनका प्रमाण है, और हमारे से 3 गुना मृत्यु दर वहाँ पर है, और दुगनी संख्या में लोग संक्रमित हुए। विकसित देशों में कोरोना भी विकसित है, कोरोना में भी नंबर 1, जो GDP में नंबर 1 वो कोरोना में नंबर 1। इटली हेल्थ सिस्टम में बेस्ट हेल्थ सिस्टम इटली की और स्वीडन की मानी जाती है। वो इटली, मैक्सिको, स्पेन आप देख सकते हैं। ठीक है, हटा सकते हैं इसको, स्लाइड को। जो बिंदु मुझे बताना था, आज कोरोना ने विकास की परिभाषा पर विचार करने पर हमको विवश कर दिया है, और आज सारा विश्व इस पर विचार कर रहा है कि विकास का क्या संबंध है। हमने हेल्थ की व्यवस्था, पर कैपिटा हेल्थ का जो बजट है अमेरिका का, वो भारत के कई गुना अधिक है। वो प्रति व्यक्ति जो हेल्थ पर खर्च करते हैं वो भारत के 250 गुना है। आप कल्पना कीजिए, भारत में 1 रुपया खर्च होता है तो वहाँ 250 रुपया खर्च होता है। और वो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, ज़्यादातर प्राइवेट इंश्योरेंस से काम चलता है अमेरिका में। मेडिकल का खर्चा अधिक है। आपके बहुत लोगों के बच्चे वहाँ पर होंगे, मेरे मित्र बहुत सारे वहाँ पर है, मैं तो कभी गया नहीं वहाँ पर, लेकिन वो बताता है आम काटते काटते उंगली कट गई तो ड्रेसिंग करने के लिए गया तो 5,000 रुपये खर्च हो गए। मैंने कहा 5,000 रुपये, तो उस समय डॉलर 50-55 रुपये का डॉलर होगा, तो $100 लग गए। तो उसने तो भारत के रुपए में परिवर्तित करके बता दिया आज 8,000 रुपये लग जाएंगे, क्योंकि आज
डॉलर 67 कितना 75-77 रुपये हो गया है, तो $100 के भाव रेट भी बढ़ गया होगा एक छोटे से बैंडेज के लिए। हमारे मित्र ने कहा अरे हम तो 50 पैसे का बैंडेज लगा लेते हैं, जो काम हमारे यहाँ 50 पैसे में होता है उसके लिए तुम्हारे यहाँ 5000 रुपया लगता है। विकास के मापदंड क्या है? कंजम्पशन विकास का मापदंड है, भोग विकास का मापदंड है, खर्चा विकास का मापदंड है, जीडीपी बढ़ता है इसलिए इस पर विचार करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी चुनौती, परिमल व्यास जी उस विषय के, कॉमर्स और मैनेजमेंट के विषय के, इकोनॉमिक्स के विषय के लोगों को भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि विकास को क्वांटिफाई कैसे करेंगे, मात्रा में नापेंगे कैसे विकास को, विकास हुआ है ये किस आधार पर। तो इसलिए पिछले लगभग 50-70 वर्षों से हम हमारे उत्पादन को, प्रोडक्शन को और आधार मान के रखा है, और इसलिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यह हमारा और आधार बनता है कि हमारा क्या होगा हमारे विकास का मापदंड। विकास के मापदंडों की जो चर्चा कर रहे थे यही, आज बिजली पहुंचना विकास मान लिया गया, आज बिजली चली गई, इंटरनेट क्या करेगा। तो विकास के मापदंड का क्वांटिफिकेशन, उसको नापना, मापदंड उसी को कहते हैं जो माप सके। और इसलिए हम विकास के परिमाण या स्केल की बात नहीं कर रहे, मैं स्पष्ट शब्द प्रयोग किया है मैंने, मापदंड की बात कर रहे हैं। विकास किसे कहेंगे उसकी बात कर रहे हैं, वो हमको करना पड़ा। आज अमेरिका विश्व का सबसे ज़्यादा जीडीपी है, उत्पादन की हमने बात की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात की, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को आपको डॉलर में, रुपये में और क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि कितने डॉलर और कितने रुपया आपका उत्पादन है। आप उत्पादन को कैसे देखेंगे? तो वही कार्य उत्पादक माना जाएगा जिसके लिए पैसा लगेगा, और जिसके लिए पैसा लगेगा, इधर भेज दो आप स्लाइड। तो कैसे माना जाएगा, इसको आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। और क्वांटिफाई कैसे करोगे आप? क्वांटिफाई करने के लिए आपने कहा पैसे में जो नापा जाएगा उसी को उत्पादन मानेंगे। इसलिए जिस बात के लिए पैसे की लेन देन हो रही है, यदि ये भाषण देने के लिए मैंने आपसे यदि फीस चार्ज की होती तो वो भारत के जीडीपी में आता, क्योंकि आपका खर्च होता, मुझे प्राप्ति होती। इसके इंटरनेट के लिए खर्च हो रहा है तो वो खर्चा जीडीपी में जा रहा है, इंटरनेट का कंजम्पशन हो रहा है तो वो जीडीपी में जा रहा है। लेकिन जो काम फ्री में हो रहे हैं, जो सेवाएं मुफ्त में दी जा रही है, वो जीडीपी का पार्ट नहीं बन रही। मेरी माँ मेरी घर में सेवा करती है, बचपन से उन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया, मेरी शुश्रूषा की, मेरी नर्सिंग की, मुझे नहलाया धुलाया, मेरे लिए कपड़े प्रेस किए। वो यदि बाहर भेजती कपड़े प्रेस करने के लिए, ड्राई क्लीनर वाले को पैसा देती तो वो जीडीपी में जाता। यदि मेरे लिए बेबी सीटर घर में आता तो बेबी सीटर को सैलरी दी जाती तो वो जीडीपी का पार्ट बनता। मेरी माँ ने घर में झाड़ू लगाया तो जीडीपी का पार्ट नहीं। लेकिन वही काम के लिए यदि वो पैसा देती है और वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आता है, टैक्सेशन के अंदर आता है, इसलिए जीएसटी लगाया आपने, नहीं तो जीडीपी में ना गिना ही नहीं जाता है। किसान काम करता है, जीडीपी में नहीं गिना जाता। उसके श्रम को जीडीपी में नहीं गिनते हो, इसलिए उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं गिनी जाती। उसके श्रम को, वो अपने ही खेत में जो काम कर रहा है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बन रहा है। इसलिए आप जब उसको मूल्य देते हैं बाजार में, उसको जब मूल्य दिया जाता है, मिनिमम प्राइस जब उसकी लगाई जाती है, तो वो मिनिमम प्राइस लगाते समय सबसे बड़ी समस्या, स्वामीनाथन समिति ने कहा कि आप किसान को 1.5 गुना उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के 1.5 गुना और मूल्य दीजिए, आधार मूल्य दीजिए, एमएसपी दीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दीजिए। लेकिन उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाने का तरीका क्या है? आज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उसके ज़मीन का मूल्य, यदि वो किराए से लेता तो उसकी जो एसेट वैल्यू है, उस एसेट वैल्यू पर लगने वाला ब्याज वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डालोगे तो कितना बड़ा एमएसपी हो जाएगा, फिर महंगाई को नहीं रोक पाओगे। इसलिए ये विकास के क्वांटिफिकेशन के जो मापदंड है, ये बहुत बड़ी समस्या थी, और इस समस्या पर बहुत सारा काम करते करते आज जीडीपी बना है। उसमें भी बहुत अच्छी तरह से वो जीडीपी बनाने में भी समझ में नहीं आया, तो उसमें भी 2 मॉडल है, परचेसिंग पैरिटी, पावर पैरिटी पे भी है, और दूसरा एक्चुअल पे भी। आप देखिए कन्फ्यूजन अभी भी है। तो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि भारत 3रे नंबर का जीडीपी का देश है,
और चूंकि एक गणना में तीसरे नंबर पे है और दूसरी गणना में वो छठे नंबर पे है, इसलिए पर कैपिटा इनकम की भी फिर बात की, फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन की भी बात की। ऐसे परिमाण लेकर के और देश चला। क्या है, इन मापदंडों को क्यों महत्व है? क्योंकि उन मापदंडों के आधार पर आगे बढ़ने का हम प्रयत्न करते हैं। जब विकास के वो मापदंड बन जाते हैं तो उन्हीं मापदंडों को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। तो फिर संबंधों की जगह, इसलिए सुप्रीम कोर्ट, भारत में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि घर में काम करने वाली महिला को उसके काम का प्रतिफल आर्थिक रूप से देना चाहिए। अरे आप संबंध खत्म करने वाला बात कर रहे हो, कानून बनाने की बात कर रहे हो, संबंध खत्म करने वाली। जो प्रेम से माँ व्यवहार कर रही है उसका क्या मूल्य लगाओगे? मेरी माँ मुझे एक कथा बताती थी बचपन में, कथा नहीं सत्य कथा ही थी, कि एक माँ का विधवा हो गई, पति की मृत्यु हो गई, तो माँ ने घर घर में काम करके, किसी घर में बर्तन मांजती थी, किसी घर में जाकर के वो और रोटी बनाती थी, और ऐसे एक एक रुपया जोड़ जोड़ करके उसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और बहुत बड़ा प्रोफेसर बना दिया। प्रोफेसर बनने के बाद लाखों रुपए की उसकी सैलरी हो गई और माँ को अभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए माँ साथ में ही रहती थी। ये व्यंग भी बड़ा कटु व्यंग है, सत्य नहीं है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे घरों में आज भी माँ के साथ ही बच्चे रहते हैं, शादी के बाद भी भारत में आज भी जीवित है परिवार। लेकिन फिर भी ये माँ के साथ रहता था और इसके मन में विचार आया कि माँ का ऋण मेरे ऊपर है, माँ ने मेरे लिए कितना कष्ट किया। जीडीपी वाला इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर होगा तो हर बात को क्वांटिफाई करना है, हर बात को नापना है। तो उसके मन में आया होगा, जब वो क्रेडिट के ऊपर, क्रेडिट और डेबिट के ऊपर चर्चा करता होगा, तो उसके मन में आया होगा कि मेरे ऊपर लाइबिलिटी क्या क्या है। तो उसने विचार किया कि माँ ने मेरे ऊपर जो खर्चा किया वो मेरी लाइबिलिटी है, तो उस ऋण से मेरे को ऋण होना चाहिए। तो उसने माँ को जाकर के पूछा, बचपन से आपने मेरे ऊपर क्या क्या खर्च किया है? कपड़ों में कितना किया, फीस पे कितना किया, ट्यूशन पे कितना किया, जूतों पे कितना किया, खेलने के लिए जाता था तो मेरे लिए आपने क्रिकेट का किट खरीदा था। वो सारा मुझे जो याद है वो तो मैंने लिस्ट बनाई माँ, लेकिन मेरे को उस समय के मोल भाव तो पता नहीं। आप एक बार पूरा बचपन से मेरे ऊपर जो खर्चा किया है, बिल्कुल मैं जब जिस भी प्रसूति गृह में, जिस भी डिलीवरी के गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप मेरी डिलीवरी हो गई, वहाँ आप एडमिट रही होगी, वहाँ के बिल से लेकर सारा एक बार आप गणना कर लीजिए। क्योंकि मैं आपके ऋण से ऋण होना चाहता हूँ। तब तो मैं दे नहीं सकता था, तब तो मैं कमाता नहीं था, अब मैं कमाऊँ पूत हो गया हूँ। अच्छी यूजीसी की मेरे को सैलरी मिलती है, अच्छे 7th पे कमीशन लागू हो गया है, तो अब मैं आपको आपका ऋण से ऋण होने के लिए वापस देना चाहता हूँ। माँ ने कुछ नहीं कहा। माँ ने कहा, बेटा मैं तो अनपढ़ हूँ, कैलकुलेटर नहीं जानती, कंप्यूटेशन नहीं आता है, मैं गणना कर लूँगी तब बता दूँगी। 1-2 दिन में माँ ने कुछ नहीं बताया। एक दिन रात को बच्चा आराम से सोया था, रात को 2 बजे जब गहरी नींद में बच्चा सोया था, तब माँ उसके कमरे में गई, बेडरूम में। हाथ में तांबे का स्वच्छ लोटा था, साफ़ सुथरा, उसमें पानी भरा हुआ था, अच्छा एक्वागार्ड का साफ़ सुथरा, बिना बैक्टीरिया का पानी होगा, अल्ट्रा वायलेट रेस से साफ़ किया हुआ। और वो पानी लेकर के माँ गई और माँ ने उस सोते हुए बच्चे के पैर के पास में गद्दे के ऊपर थोड़ा सा पानी डाला। गद्दा गीला हो गया, पैर में गीला लगा, ठंड लगी तो बच्चे ने पैर साथ में थोड़े पास में ले लिए। माँ ने चारों तरफ पानी डाला, बच्चा सिकुड़ता गया, माँ पानी डालती गई, बच्चा सिकुड़ता गया और माँ पानी डालती गई। अब और सिकुड़ नहीं सकता, ऐसी स्थिति में जब आ गया तो बच्चे ने माँ के हाथ का लोटा उड़ा दिया और कहने लगा, माँ पागल हो गई है, क्या कर रही है? पानी डाल रही है मेरे को, मैं सो रहा हूँ, कल सुबह मेरे को फिर जाना है, जल्दी 7 बजे की क्लास है, कॉलेज पहुँचना है, क्या कर रही है? माँ ने कहा, बेटा तूने ही तो परसों कहा था मेरे कर्जे से ऋण से ऋण होना चाहता है, ये तो शुद्ध एक्वागार्ड का जल है। न जाने ऐसी कितनी रातें तू बिस्तर गीला करता था और मैं रात भर गीले बिस्तर में सोती थी। तू बीमार होता था, तू सो जाए इसलिए तेरे माथे पर पट्टी करते हुए कितनी रातों को मैं जगती थी। तू तो मेरा कर्जा वापस करना चाहता है। बच्चे को समझ में आया, माँ के ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता। बच्चे ने माँ के पैर पकड़ लिए, माँ मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको कहा। मेरी माँ ने जब मुझे ये कथा सुनाई थी तब मेरे आंखों में, आपके भी अभी आंखों में आंसू होंगे। मैंने माँ को कहा, माँ कितना ऋण है, उसको कैसे क्वांटिफाई करोगे आप? क्या मोल दोगे माँ का, और क्या जीडीपी में उसका योगदान है?
और राष्ट्र का विकास का मापदंड ये नहीं है कि कितने घरों में वृद्ध माता पिता की चिंता। और आपको लगता है आई एम टॉकिंग इमोशनल, आई एम नॉट टॉकिंग इकोनॉमिक्स, आई एम टॉकिंग प्योर इकोनॉमिक्स। आज अमेरिका में 24 खरब डॉलर का खर्चा क्यों है? क्योंकि अमेरिकी बजट का 34% और सोशल सिक्योरिटी पे खर्च होता है। व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी? अमेरिका में परिवार समाप्त हो गए। वृद्धों के पास, सीनियर सिटीजन के पास में बेटा नहीं है, पता भी नहीं बेटा कहाँ है, क्योंकि इतने डिवोर्स हो गए, कहाँ पैदा किए थे और कहाँ वो बच्चे आज है, कहाँ पल रहे और कहाँ पले और कहाँ गए पता नहीं। 48% ऑफ द अमेरिकन्स डू नॉट नो हु देयर फादर इज। मेरा नहीं है। और मैसाचुसेट्स में फैमिली इंस्टीट्यूशन चलाने वाले और जिनको क्लिंटन ने जब राष्ट्रपति थे तब पूरे अमेरिका का सर्वेक्षण का ठेका दिया था, उस डॉक्टर डेविड ब्लैंकेनहॉर्न की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को उन्होंने पुस्तकाकार दिया और 1998 में छपी। 1998 का पब्लिकेशन है अमेरिका का और उस पुस्तक का नाम है फादरलेस अमेरिका। डॉक्टर डेविड ब्लैंकेनहॉर्न की रिपोर्ट है। पिता विहीन अमेरिका, 46% ऑफ द अमेरिकन इन 1998। आज तो संख्या और बढ़ गई होगी, 50% से अधिक हो गई होगी। एकल परिवार, और उन एकल परिवारों में भी केवल माँ है। उस माँ को पता नहीं कि इस बच्चे का पिता कौन है। और ये अमेरिका की स्थिति हो गई। इसका क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम हुआ कि बेरोजगारी भत्ता देने के लिए, फूड टिकट्स देने के लिए, बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए समाज नहीं है, परिवार नहीं है, सरकार को खर्च करना पड़ता है। 32% ऑफ द बजट। यूके में 40%, इटली में 46%। ग्रीक की इकोनॉमी 4 साल पहले 2008 में ग्रीस वेंट इनटू बैंकरप्सी। सरकार बैंकरप्ट हो गई, पूरा का पूरा देश बैंकरप्ट हो गया। एक समय विकसित देश था वो बैंकरप्ट हो गया। क्यों? सोशल सिक्योरिटीज के दबाव में दब गया। भारत में मनरेगा वगैरह शुरू करने के बाद में सोशल सिक्योरिटी का विचार हुआ तो 0.2% ऑफ द बजट है आज सोशल सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि सोशल सिक्योरिटी को हमने आउटसोर्स कर रखा है। किसके ऊपर? परिवार के ऊपर। आज हमारे जितनों के घरों में उनके माता पिता है और जो माता पिता की सेवा करने का भाग्य जिनको है और विवाह के बाद भी अपने माता पिता की सेवा करते हैं, ऐसे जितने पुत्र हैं उनको मेरा शत शत नमन। उन्होंने भारत को कर्जे से बचाया है क्योंकि उनको सोशल सिक्योरिटी पे भारत को खर्चा नहीं करना पड़ा। आप पीएचडी करवाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस बात पर पीएचडी करवाइए अपने विश्वविद्यालय में। चक्रवर्ती जी, आरएफ का एक प्रोजेक्ट बनाइए, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च कीजिए इस बात के ऊपर कि फैमिली का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या है इस देश में। इस देश में परिवार है, इसलिए सरकार को कितना कम खर्च करना पड़ता है। विश्व में पतन हो रहा है परिवार के टूटने के कारण। इसलिए आज कोरोना में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उन देशों में अधिक है, उन देशों में मनोवैज्ञानिक आघात अधिक है जिन देशों में परिवार समाप्त हो गए। भारतीयों के, बहुत सारे भारतीयों के बच्चे विदेश में अकेले पढ़ रहे। वो बताते हैं रोज व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो उस बच्चे को अकेला नहीं लगता है। वहाँ पर वो परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, भले ही विदेश में है, भले ही ऑस्ट्रेलिया में, भले ही न्यूजीलैंड में फंसा हुआ है लॉकडाउन के अंदर, कनाडा में फंसा हुआ है लॉकडाउन के अंदर, भले ही गालियाँ दे कि यहाँ की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, तुम्हारे यहाँ की खराब है, लेकिन वो टिका हुआ भारतीय संस्कृति के कारण है। और आज इसलिए विश्व चिंतन कर रहा है। विकास के मापदंड आपने जीडीपी बना दिए तो जीडीपी बढ़ाने के लिए आपने घर बनाना शुरू कर दिया, घर बेच दिए। इसलिए एक बहुत बड़ा थेसिस कनक सभापति जी ने लिखा है कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने कहा कि परिवार ने क्या किया। तो उनके थेसिस में एक वाक्य है जो मुझे बहुत प्रिय लगता है। वो वाक्य है, वो कहते हैं अमेरिका का विकास संस्कारों को बेच करके हुआ है। दे सोल्ड देयर फैमिलीज टू बाय डेवलपमेंट। उन्होंने और विकास को खरीदने के लिए परिवार बेच दिए, संस्कार बेच दिए, संस्कृति बेच दी। इसलिए क्योंकि विकास के मापदंड में परिवार नहीं है, विकास के मापदंड में डाइवोर्स रेट नहीं है। लेकिन अमेरिका में जब ये रिपोर्ट आई डेविड ब्लैंकेनहॉर्न की तो क्लिंटन परेशान हो गए। उन्होंने कहा डिवोर्स रोकने पड़ेंगे यदि समाज को रोकना है। क्योंकि डेविड ब्लैंकेनहॉर्न ने सिद्ध किया आपकी हिंसा जो है, हर सप्ताह
मतलब ये कोविड के कारण एक बहुत बड़ा लाभ अमेरिका को हुआ कि वहाँ की यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेज बंद है, नहीं तो हर सप्ताह किसी न किसी एक कॉलेज में जाकर के और स्कूल में जाकर के और बच्चा AK-47 लेकर के अपने साथियों को मार रहा है। एवरी वीक दिस इज हैपनिंग, दिस इज नॉट एक्सेप्शनल नाउ। और क्यों? तो डेविड ब्लैंकेनॉन कहता है क्योंकि पिता विहीन समाज है, पिता नहीं है, परिवार नहीं है, घर नहीं है, बच्चे को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। ड्रग एडिक्शन क्यों बढ़ा? उड़ता पंजाब दिखाते हो, उड़ता पंजाब से ज़्यादा खतरनाक उड़ता अमेरिका है। क्यों है उड़ता अमेरिका? क्योंकि वहाँ पर परिवार नहीं है। आपने परिवार को बेच करके बीमारियाँ खरीद ली। आज इतने 1-1.5 लाख के लगभग लोग अमेरिका में क्यों मरे? क्योंकि विकास के नाम पर परिवार को बेच दिया आपने, विकास के नाम पर संस्कारों को बेच दिया। मुझे बहुत आश्चर्य लगा जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी कि 60% अमेरिकी घरों में रसोई नहीं है, किचन नहीं है। हमारे यहाँ परिवार की परिभाषा रसोई से है। संयुक्त परिवार और विभक्त परिवार की परिभाषा ये है, एक से अधिक विवाहित लोग यदि एक रसोई में भोजन पकाते हो तो वो संयुक्त परिवार है। 2 भाई, या जैसे मेरे घर में मेरे माँ पिताजी और मेरा भाई जो विवाहित है, दोनों का एक रसोई है तो वो संयुक्त परिवार है। यदि 2 रसोई हो गई ऊपर नीचे, कुछ दिनों के लिए वो ऊपर नीचे रसोई अलग अलग कर ली थी तो विभक्त परिवार हो गया। रसोई आपके परिवार की परिभाषा, लीगल परिभाषा बता रहा हूँ मैं, विधिक परिभाषा। LLB क्या है? एक ही पढ़ाई मैंने औपचारिक रूप से की है, वो लॉ की है। उस लॉ की परिभाषा बता रहा हूँ मैं। इकोनॉमिक्स मैंने लॉ में पढ़ा था, थोड़ा सा उतना ही पढ़ा है, बाकी डिग्री नहीं मेरे पास मास्टर्स की। पढ़ी हुई बात बता रहा हूँ, अध्ययन है मेरा, लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है। लॉ की डिग्री भी है और अध्ययन भी है। लीगल डेफिनेशन है रसोई की। अमेरिका में तो 60% घरों में रसोई नहीं है। माइक्रोवेव रखा हुआ है और एक हॉट प्लेट रखा हुआ है, एक केटली रखी हुई है, गर्म पानी करते हैं और बाहर से लाया हुआ पैक्ड फूड गर्म करके खाते हैं। बेचारों को लॉकडाउन में परेशानी होगी, पकाना नहीं जानते। हम तो खाना भी पकाना जानते हैं और दूसरों को पकाना भी जानते हैं, इसलिए हमने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पका करके, और सोशल ट्रॉमा, हमको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है नहीं। ये हमारी इकोनॉमिक ताकत है, हमारा सोशल कैपिटल है, हमारा परिवार हमारा कैपिटल है। इसलिए हमने कहा कि विकास के मापदंडों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। छोटा सा देश है भूटान, आपके बड़ौदा जितना पॉपुलेशन होगा। बड़ौदा की 20-25 लाख 30 लाख आबादी होगी, भूटान की उतनी आबादी है। और उस भूटान के राजा ने, जिग्मे सिग्मे वांगचुक ने 10 साल पहले विश्व को चुनौती दी। क्या जीडीपी की बात करते हो? यदि सुख की और आप इंडेक्स बना सको, माप सको, क्योंकि इकोनॉमिक्स की परिभाषा सुख की परिभाषा है। वो मानते हैं कंजम्पशन से सुख मिलता है, भोग से, इसलिए कंजम्पशन को सुख का कारण मानते हैं। इसलिए वो कैलोरीज के आधार पर कैपिटा इनकम को और गरीबी की रेखा को वो मानते हैं कितनी कैलोरी फूड है, कितनी कैलोरी कंजम्पशन है। और इसलिए वहाँ पर बर्गर भी इतने बड़े बड़े 2-2, 1.5 फीट के बर्गर बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा विकसित है। इसलिए एवरीथिंग बिग, घर बिग, कार बिग। वो लिमोजीन, इतनी बड़ी कार, वो क्यों बनाई 10 फीट की कार? क्योंकि बड़ा यानी विकास, गति यानी विकास, गति यानी प्रगति। पूरे पश्चिम में ये चला और आज हम भारत में भी उस विकास की अंधी दौड़ में चल पड़े। अर्बनाइजेशन यानी विकास। आज क्यों कोरोना में श्रमिकों की समस्या आई, प्रवासी श्रमिकों की समस्या आई? अरे उड़ीसा, बिहार और वहां के मजदूर बड़ौदा की और सूरत की फैक्ट्रियां चला रहे। सूरत आत्मनिर्भर है क्या? मैं वो क्या गौरवशाली गुजरात, वो क्या आप नारा दे, गर्वी गुजरात नारा देते हैं आप। आपके गर्व को मैं चुनौती देता हूं, गुजरात की चुनौती को। अरे आप आत्मनिर्भर हो ही नहीं, आपकी फैक्ट्री चलती बिहार के भरोसे है। ये कौन सा विकास है भाई? ये कौन सा विकास का मापदंड है? मैं तो बिहार को विकसित मानता हूं, जो मुंबई को चला रहा है, जो भारत का सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला शहर है। उस शहर को चलाता तो यूपी और बिहार है। तो यूपी और बिहार यदि तुमको चलाते और यूपी और बिहार वाले यदि वापस चले गए, और आज योगी जी ने कहा कि प्रत्येक जिले का हम यूएसपी बनाएंगे और उस जिले में इंडस्ट्री का विकास करेंगे। विकेंद्रित विकास होते ही मुंबई चलेगा कैसे? समस्या मुंबई की है, समस्या यूपी बिहार की नहीं है। उनको आप अविकसित कह रहे हो यूपी बिहार को, और मुंबई को विकसित कह रहे हो, जो कि खुद के बूते पर चल नहीं सकता, उसकी आत्मनिर्भरता नहीं है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी ने एक योजना दी कोरोना के चिंतन में से निकाल करके, उस पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए विकास के नए प्रतिमान भारत को गढ़ने होंगे।
और भारत को इस नए विकास के मापदंडों को समाज में, और ये काम मोदी जी नहीं कर सकते, ये काम व्यापारी अंबानी भी नहीं कर सकता। अंबानी 5G लगा सकता है और 5G के लिए गूगल से 7% 33,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर के आ। कल की हेडलाइन सारी यही थी ना, इन्वेस्टमेंट हेडलाइन बनती है क्योंकि पूंजी को आधार मान लिया, उसको विकास मान लिया। अब कर्जा कितना है माल्या के ऊपर? पूंजी 12,000 करोड़ की, कर्जा 9,000 करोड़ का। तो माल्या अमेरिका से तो ठीक ही है, फिर भी बेचारा भगोड़ा बन करके नीरव मोदी और माल्या घूम रहे। अंबानी का भी पास भी कर्जा कितना है। लेकिन आप विकास का मापदंड क्या कहोगे? विकास का मापदंड मैं लिज्जत पापड़ को मानता हूं, मैं अमूल को मानता हूं, क्योंकि कितने लाख परिवारों की रोजी रोटी चला करके अमूल का बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ। इसलिए जॉर्ज कुरियन को मैं विकास का मापदंड मानता हूं। यह जो सहकार है ये विकास का मापदंड है। लिज्जत पापड़ को, महिला गृहोद्योग को मैं विकास का मापदंड मानता हूं। मुंबई के डब्बे वालों को मैं विकास का मापदंड मानता हूं। लेकिन जीडीपी के स्थान पर जैसे जिग्मे सिग्मे वांगचुक ने चुनौती दी छोटे से देश ने कि हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं। आप सुख के लिए, एडम स्मिथ ने कहा सुख के लिए अर्थ है, और यदि वही बात चाणक्य ने भी की कि सुखस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम राज्यम, ये बात उसने भी की और यही बात एडम स्मिथ ने की। यही इकोनॉमिक्स है। तो जिग्मे सिग्मे वांगचुक ने कहा हैप्पीनेस को गिनो, और इसलिए हैप्पीनेस को नापने के लिए उसने हैप्पीनेस इंडेक्स दिया। और आज 10-12 साल बाद यूएनडीपी में, यूनाइटेड नेशंस का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसके ह्यूमन इंडेक्स में हैप्पीनेस इंडेक्स, उसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पार्ट बन गया। आप जीडीपी को विकास का मापदंड मान रहे हो और दूसरी तरफ ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स अलग रख रहे हो, ये तो नहीं चलेगा ना। इसलिए सबको मिला करके एक समग्र विकास का मापदंड विकसित करना, ये कोरोना ने हमको विवश किया है। और ये काम करना पड़ेगा एकेडमिशियंस को, ये काम करना पड़ेगा शोधकर्ताओं को, ये काम करना पड़ेगा। बहुत सही बात परिमल जी ने कही, और आपको क्षमा मांगने की या खेद व्यक्त करने का कोई कारण नहीं है परिमल जी। एक एकेडमिक लीडर के नाते, कुलगुरु के नाते आपने कर्तव्य किया अपना, जब आपने शिक्षकों को उनके दायित्व का बोध करने के लिए प्रश्न पूछे। आज जो मैं बता रहा हूं विकास के मापदंड, यानी विकास को माप सके, क्वांटिफाई कर सके, मात्रात्मक रूप में देख सके, ऐसे मापदंड विश्व को देने का कर्तव्य भारत का है, क्योंकि भारत माता जगत गुरु है। ये काम वेदों ने हमारे ऊपर दिया है, ये काम ऋषियों ने हमारे ऊपर दिया है। और ये करेगा कौन? चाणक्य करेगा, आज का चाणक्य करेगा, आज का, और शिक्षक करेगा। ये शिक्षक को ही करना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने ये विचार, जिसका संदर्भ परिमल व्यास जी ने अपने स्वागत उद्बोधन में दिया, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो विषय है जीडीपी को रिप्लेस करने के लिए आपको दूसरा मापदंड देना पड़ेगा। और उसके ऊपर मैंने कुछ काम किया, मैंने 1-2 पेपर लिखे, और संक्षेप में मैं आपके सामने वो विषय रखना चाहता हूँ। मैंने उसको नाम दिया है सकल राष्ट्रीय योगदान, ग्रॉस नेशनल कंट्रीब्यूशन। विश्व में किसी भी राष्ट्र का जो मापन करना होगा, कौन सा राष्ट्र अधिक विकसित है, तो उसके मापदंड का आधार योगदान होना चाहिए। ये भारत है। भारत में विकसित उसे माना जाता है जो देता अधिक है। इसलिए मैंने प्रारंभ तत्कर्म यन्न बंधाय से किया था। हम भारतीय शिक्षण मंडल में समापन करते समय प्रार्थना करते, जीवने यावदादानम स्यात् प्रदानम ततो अधिकं। जीवन में जितना हम पाए उससे अधिक हम दे। कैसे संभव है भाई? मेरे पास 5 कुर्ते हैं तो मैं 5 ही तो दान दे सकता हूँ, 6 कैसे दान दे सकता हूँ? जितना आदान उससे अधिक प्रदान मैं कैसे करूँगा? बाय सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, बाय वैल्यू एडिशन। आपने क्या उसमें जोड़ा भाई? आपने सुन रहे हैं, सम्मान से बुलाते हैं, आदर देते हैं। क्यों? क्या है मेरे अंदर विशेष जिस बात को आप सम्मान देते? केवल एक ही बात विशेष है, मैंने अपने जीवन में, अपने जीवन के 30 वर्ष और राष्ट्र को दान दिए हैं। मेरा योगदान मुझे सम्मान दिलाता है। इसलिए इस देश में सन्यासी सम्मानित है, क्योंकि उसने सर्वस्व का त्याग किया है। भर्तृहरि की सभा में, और जब गोरखनाथ जी पहुँचे तो भर्तृहरि ने उठ करके गोरखनाथ जी को प्रणाम किया। तो गोरखनाथ जी ने उल्टा साष्टांग दंडवत कर दिया भर्तृहरि को, राजा को साष्टांग दंडवत कर दिया। सन्यासी और साष्टांग दंडवत राजा को कर रहा है। राजा बेचारा सकुचाता है, हाथ जोड़ करके कहता है महाराज क्या हो गया, कुछ गलती हो गई क्या?
तो महाराज उल्टा पूछते गोरखनाथ जी भर्तृहरि को, तुमने मुझे क्यों प्रणाम किया? बोले मैं आपके त्याग को प्रणाम कर रहा हूँ, आपने सर्वस्व का त्याग कर दिया, घर बार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, मेरे को भी लोग छोड़ दिया, आपने घर बार छोड़ दिया। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने छोड़ा कुछ नहीं है, मैंने मेरे परिवार को बड़ा कर लिया है। आज केवल मेरे माता पिता नहीं, आप सब मेरे परिवार के अंग हैं। और यहाँ अनेक लोगों के, बैठे हुए लोगों के घर में जो मेरे को सामने दिख रहे, कमल जी के घर में, शीतल बेन के घर में मैंने भोजन किया है, गोपाल भाई के घर में मैंने भोजन किया, और परिवार के अंग के रूप में उन्होंने एक भाई के रूप में मुझे भोजन कराया। मैं उनके परिवार का अंग हूँ। हजारों नहीं लाखों परिवारों के साथ मैंने अपना परिवार बढ़ा लिया, इसलिए मैंने छोड़ा नहीं है। लेकिन भर्तृहरि ने गोरखनाथ जी को कहा, आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपके त्याग को मैंने प्रणाम किया। गोरखनाथ जी ने मुस्कुरा करके कहा, तेरा त्याग मुझसे बड़ा है, इसलिए मैंने तेरे को साष्टांग दंडवत किया। राजा ने पूछा, मैं तो सिंहासन पे बैठा हूँ, राजा हूँ, मेरा त्याग बड़ा कैसे? तो बड़े मुस्कुराते हुए और गोरखनाथ जी ने बात कही। गोरखनाथ जी ने कहा, मैंने ईश्वर के लिए संसार का त्याग किया है, बड़ी बात को पाने के लिए छोटे का त्याग किया है। तूने संसार को पाने के लिए ईश्वर का त्याग कर रखा है, इस सिंहासन के लिए ईश्वर को छोड़ रखा है। तेरा त्याग मुझसे बड़ा है, क्योंकि तूने छोटी बात के लिए बड़े का त्याग किया। तो भर्तृहरि ने कहा कि मैं आज ही सब कुछ छोड़ देता हूँ। मैं कथा को पूरा नहीं बताऊंगा, मेरे को कथा कथन में आनंद आता है तो बहक जाता हूँ। लेकिन योगदान करना कितना आपने कंट्रीब्यूट किया है, वह कंट्रीब्यूशन आपके विकास का मापदंड बनना चाहिए। और उसके लिए मैंने एक मैट्रिक्स, एक इस प्रकार का एक तंत्र सूत्र बनाने की कोशिश की कि जिस सूत्र में हम राष्ट्र के योगदान को माप सकेंगे। 2 स्तरों पर इसको मापने का प्रयत्न मैंने किया। एक तो आत्मनिर्भर होना चाहिए और साथ में कुछ योगदान करना चाहिए। खुद भिक्षा मांगनी पड़े और योगदान करता रहे तो त्याग तो है, लेकिन वो कोई आदर्श स्थिति नहीं है। इसलिए आत्मनिर्भरता के ये 4 मापदंड मैंने सामने रखे। आर्थिक आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, आर्थिक रूप से स्वयं पूर्ण होना चाहिए। अभी जो आत्मनिर्भर भारत योजना बनाई उसमें यही कर है। आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़बरदस्त है, हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़बरदस्त है। यह आर्थिक इकोनॉमिक मापदंड है जिस आधार पर हम सेल्फ रिलायंट है कि नहीं, आत्मनिर्भर है कि नहीं, हम अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। आज जब आत्मनिर्भर भारत की बात की और आज जब गलवान के अंदर चीन के साथ में प्रतिद्वंदिता हो गई, हमारे 3 बहुत बड़े सेना नायक और वीरगति को प्राप्त हुए और उसके बाद में 17 लोग और वीरगति को प्राप्त हुए। सारा देश दुख में डूब गया और सारे देश ने तय किया कि चाइना को हम सिखाएंगे और चाइना को वहाँ चोट करेंगे जहाँ उसको समझ में आती है। इसलिए चाइना के जेब पर चोट देने का तय किया और स्वदेशी आत्मनिर्भरता को स्वीकार किया कि चाइना का फ़ोन फेंक देंगे, चाइना का मेड इन चाइना कोई वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। और ऐसा कहते हैं कि एक दिन के अंदर और 40 लाख करोड़ का नुकसान चाइना को होने लगा। चाइना भिक्षा मांग रहा है। आप ग्लोबल टाइम्स की न्यूज़ यदि देखेंगे, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की और न्यूज़ एजेंसी है, उसको यदि देखेंगे तो चाइना भारत के सामने आज गिड़गिड़ा रहा है। हमारे लोगों ने सबक सिखा दिया, लेकिन इंडस्ट्री कह रही है ये कोई मतलब नहीं रखता, ये तो आपकी छोटी मोटी बातें है कि आप इस बार राखी कम पड़ने वाली है। मेरी बहनों को मैं कहूँगा राखी भेजे मत, मौली इस्तेमाल करें। मौली यानी वो जो धागा होता है ना, कलेवा, उस धागे का प्रयोग करें, क्योंकि चाइना से राखियाँ आने नहीं दिए हमने। 80,000 कंटेनर चाइना के और अलग विभिन्न पोर्टों पर अटके पड़े हैं। कोरोना के भय से उनको अंदर नहीं ले रहे। व्यापारियों का भी नुकसान हो रहा है, चाइना का भी नुकसान हो रहा है। राखी चाइना से आती थी, पिछले 5-7 वर्षों में राखी भारत में जो गृह उद्योग में बनती थी वो कम हो गई। बेचारे उनसे सस्ती राखी चाइना भेज रहा था। होली पे पिचकारी चाइना भेज रहा है, दिवाली पे लड़े चाइना भेज रहा है। कितना हम निर्भर हो गए। ये आत्मनिर्भरता का मापदंड ये होगा, क्या आप अपनी आवश्यकताओं को अपने अंदर पूरा कर रहे हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता आज भारत ने उसके ऊपर शुरू किया। फार्मा इंडस्ट्री, जो बड़ौदा तो बहुत बड़ा स्थान है फार्मा इंडस्ट्री का। आज विश्व के 60% फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्शन भारत में होता है। वी हैव बिकम ए फार्मास्यूटिकल हब। एक समय जब कैडिला, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी जैसे कुछ लोग ही थे, आज इंटरनेशनल बड़े बड़े और लोग, आपके बड़ौदा में बड़ी बड़ी एमएनसीज की फार्मा की फैक्ट्री है। आज फार्मा की बहुत बड़ी हब। लेकिन मुझे जब पता चला, जब मैं इन लोगों से बात करता हूँ मित्रों से, तब पता चला कि फार्मा इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रॉ मटेरियल आज चीन से आता है। लगभग 40% रॉ मटेरियल चीन से आता है।
टेक्सटाइल, सूरत बहुत बड़ा, अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा भी बहुत बड़ा टेक्सटाइल का हब है। टेक्सटाइल में बहुत बड़ा रॉ मटेरियल आज अमेरिका चाइना से आ रहा है। केमिकल्स, बहुत बड़े केमिकल्स पे, ऐसे लगभग 450 सेक्टर्स है जिसमें हम इंपोर्ट के लिए चाइना पर निर्भर है रॉ मटेरियल के। ये बड़े बड़े और बिल्डिंगें हम बना रहे हैं, उसके ऊपर बाहर में जो कांच लगा रहे हैं जिसको टफन्ड ग्लास कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा विशेष रूप से उसको बलवान बनाया जाता है, उसके ऊपर और केमिकल प्रोसेस के बाद इलेक्ट्रिक प्रोसेस कार्बन रॉड्स के द्वारा की जाती है, उससे वो कांच पक्का होता है और टूटता नहीं। आज भारत में 90% टफन्ड ग्लास, बहुत बड़ी कंपनी मोदी है, मोदी लिफ्ट है, कांच की कंपनी है, भारतीय कंपनी है, लेकिन मंगवाती सारा चाइना से है। आपके भूज में जो गांधीधाम में जो बहुत बड़ा जो बंदर है, उस बंदर पे, उस पोर्ट पे सर्वाधिक ग्लास आता है, चाइना से आता है। आज वहाँ बहुत सारे कंटेनर ग्लास के भी पड़े हैं क्योंकि उस पर कोरोना होगा, डिसइंफेक्ट किए बिना नहीं ला सकते। अनेक बातों में हम चीन पर निर्भर हो गए। इसलिए गलवान में जब हमारे सैनिकों को मारा तब मैंने कहा कि वो जो एक कटीली तार लगा हुआ, जो वो रॉड, जिस रॉड से संतोष बाबू को मारा था और जिसके कारण रक्तस्राव के कारण संतोष बाबू वीरगति को प्राप्त हुए, व्हाट्सएप पे उसकी फ़ोटो चल रही थी। मैंने मेरे मित्रों को जिनके पास ओप्पो का, वीवो का, +1 का और मेड इन चाइना का फ़ोन है, मैंने उनको कहा इस रॉड, जिस रॉड से संतोष बाबू मरे ना, उस रॉड को खरीदने के लिए 1 रॉड का पैसा तो तेरे मोबाइल में से गया था। हमारे वीरों को वीरगति प्राप्त करने के लिए जो शस्त्र प्रयोग कर रहे हैं, कश्मीर में जो मुठभेड़ के अंदर हमारे वीर वीरगति को प्राप्त हुए, वो जो हाथ में जो राइफल थी आतंकवादियों के, वो चीन के पैसे से खरीदी थी। हम हमारी जेब से पैसा दे रहे। यदि वो टफन ग्लास मेड इन चाइना का हमने अपने घर में प्रयोग किया है, तो हम अपने वीरों को मारने के लिए बुलेट हम अपने जेब से दे रहे। जनता को पता चल गया। इसलिए आर्थिक आत्मनिर्भरता हमारा, तब रुपये को, आज रुपया बहुत ताकतवर हो सकता है, लेकिन आज रुपये को ताकतवर कौन नहीं होने दे रहा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो तंत्र है, उस तंत्र में हमारी बहुत बड़ी लॉबी व्यापारियों की नहीं चाहती कि डॉलर और रुपया, नहीं तो आज डॉलर और रुपया बराबरी में आ जाए। आप वास्तविक मूल्यों पर मूल्यांकन करें तो डॉलर की परचेसिंग पावर और रुपए की परचेसिंग पावर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 1970-72 तक 1 रुपये का 1 डॉलर था और आज हमने उसको 74 तक पहुंचा दिया अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि हमको सैलरी देने में और हमको वहाँ से इंपोर्ट करने में, डॉलर में वस्तुएं जो एक्सपोर्ट करते हैं उनकी बातें, और ये जो जितने सॉफ्टवेयर कंपनी में सर्विसेज देने वाले हैं उनको लाभ होता है डॉलर महंगा रहने से, वो बनाए रखते हैं। इसलिए मैं उस विषय में नहीं जाऊँगा। आर्थिक निर्भरता, आत्मनिर्भरता। दूसरा विषय जो आज नहीं माना जा रहा, वो ह्यूमन इंडेक्स में माना जाता है लेकिन आर्थिक विकास में नहीं माना जाता, लेकिन इसके भी सबके कार्बन फुटप्रिंट के सीधे सीधे आर्थिक और अपने को प्रतिफल देने पड़ते हैं, मुआवजा भुगतना पड़ता है। इसलिए वनीकरण हुआ कि नहीं हुआ, आपकी जैव विविधता कितनी है, बायोडाइवर्सिटी कितनी है, आपकी जल की आपूर्ति में आप आत्मनिर्भर है कि नहीं, ऊर्जा के लिए आप आत्मनिर्भर है कि नहीं। सारी दुनिया से ऊर्जा लेकर के अमेरिका चल रहा है भाई। इस जीएनसी के मापदंड में कहाँ रहेगा वो? वनीकरण की क्या स्थिति है? पिछले साल कितना था, इस साल कितना बढ़ा, उसके लिए क्या प्रयत्न किया अफॉरेस्टेशन के लिए? ये सारा विषय प्राकृतिक में आएगा। तीसरा, सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट, जो मैंने अभी बात की, सोशल सिक्योरिटी की। आपके इसमें एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी क्या है? कितने लोग पढ़ाई करते हैं, कितने लोग कितने स्तर तक पढ़ाई करते हैं, क्या क्या पढ़ाई होती है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी मात्रा भी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, सोशल हार्मनी क्या है, कितनी विविधता से लोग साथ में प्रेम से रहते हैं। एक किसी कृष्ण वर्णीय व्यक्ति को, अफ्रीकन अमेरिकन को पुलिस ने मारा और पूरा अमेरिका भड़क गया। ये सद्भाव की स्थिति है। एक वोल्केनो पे बैठा हुआ है, नंबर 1 देश दुनिया का, एक ज्वालामुखी पे बैठा है, छोटी सी चिंगारी में, घरवास के मध्य भी, लॉकडाउन के मध्य भी पूरा अमेरिका सड़कों पर आ गया। ये सामाजिक सद्भाव है क्या? ये सामाजिक सद्भाव की स्थिति है क्या? हमारे यहाँ पर और अमेरिका में चर्च के सारे, वो अमेरिका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली ईसाई गणतंत्र है। इट इज़ अ क्रिश्चियन, बैप्टिस्ट क्रिश्चियन रिपब्लिक।
हम में से प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिपब्लिक, हम में से कितने लोगों को पता है कि अमेरिका यह पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर कंट्री नहीं है? अमेरिका धार्मिक देश है। और उसके बावजूद अमेरिका में और चर्च के सारे डिनोमिनेशन काम नहीं कर सकते। रोमन कैथोलिक कुछ मात्रा में काम कर सकते हैं, लेकिन लुथेरियन चर्च जो जर्मनी का है वो अमेरिका में अपनी चर्च नहीं खोल सकता। एंग्लिकन चर्च जो इंग्लैंड का है वो वहाँ नहीं खोल सकता। वैसे ही बैप्टिस्ट चर्च बिना परमिशन के इंग्लैंड में नहीं खोल सकता। केवल भारत एकमात्र देश है जहां पर 108 क्रिश्चियन डिनोमिनेशन काम करते हैं। 7 डे मेथोडिस्ट भी काम करते हैं, ऑस्ट्रेलियन बैप्टिस्ट भी काम करते हैं, अमेरिकन बैप्टिस्ट भी काम करते हैं। सब प्रकार के चर्च, 108 प्रकार के चर्च भारत में काम करते हैं। यह सामाजिक सद्भाव है, प्रेम से रहते हैं। सारे फिरके, जहां शिया है वहां सुन्नी नहीं रहते, जहां सुन्नी है वहां शिया नहीं रह सकते। बोहरा और अहमदिया को दोनों नहीं मानते। ये 52 प्रकार के फिरके और इस्लाम में है, वो सारे के सारे 52 भारत में प्रेम से रहते हैं। शिया भी रहते हैं, सुन्नी भी रहते हैं, बोहरा भी रहते हैं, अहमदी भी रहते हैं, बरेलवी भी रहते हैं और आपके दारुल देवबंदी भी रहते हैं। सारे लोग रहते हैं भारत में। वो लड़ते नहीं, आपस में प्रेम से रहते। इसलिए ये सामाजिक सद्भाव की बात भी और विकास के अंदर आनी चाहिए। क्राइम रेट देखना चाहिए, पर कैपिटा क्राइम रेट देखिए, 1 लाख के ऊपर कितने क्राइम होते हैं। बीच में जब दिल्ली के अंदर वो निर्भया आदि के केसेस हुए तब वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा और उसके देखा देखी भारतीय अखबारों ने छापा कि रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड दिल्ली को। अरे हमारे यहाँ तो एक भी हम सहन नहीं करते, ये बात ठीक है, लेकिन भारत का रेप का रेट, मतलब क्षमा करिए ये बहुत गंदी बात मेरे मुख से निकल रही है, इसके तो कोई मापन ही नहीं होना चाहिए, लेकिन अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध भारत में 1 लाख के ऊपर 1.4, 1 लाख पॉपुलेशन में 1.4 अपराध वर्ष भर में महिलाओं के प्रति होते हैं। रेप और मर्डर, उसमें जघन्य अपराध, और बाकी सारे मिला दिए तो 2.5%, 2.7%। अब 2.7 क्राइम पर 1 लाख, परसेंट नहीं, सॉरी परसेंट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये प्रतिशत अमेरिका का कितना है? 48। यूएस का कितना, यूके का कितना है? 22। ऑस्ट्रेलिया का कितना है? 74 पर 1,74,000। और केवल यही नहीं, चोरी का, डकैती का, हिंसा का, ड्रग एडिक्शन का। और उसके अगेंस्ट आप देखिए, इस मैट्रिक्स में जब इसका सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे तो मैंने कहा उसके अगेंस्ट आप पुलिस फोर्स भी डालिए। 1 लाख पे कितनी पुलिस है भारत में? भारत में 1 लाख पे 200 पुलिस नहीं, सारे मतलब मिलिट्री से लेकर होमगार्ड तक सारे गणवेश वाले, ट्रैफिक पुलिस सहित सारे गिन लिए जाए तो जो वर्दीधारी लोग हैं वो भारत में 1 लाख पे 200 है। 198 ही है, 200 भी नहीं, 198 है। और अमेरिका में इनकी संख्या 926 है। 1 लाख में 926 पुलिस है। उसके बावजूद अमेरिका का क्राइम रेट भारत के 200 गुना अधिक है। भारत के क्राइम रेट से कोई भी क्राइम लीजिए। विकसित देश तो विकास के मापदंड में ये नहीं लाना पड़ेगा। सांस्कृतिक कितनी विविधता है, संपन्नता कितनी है, कल्चरल डाइवर्सिटी कितनी है, कितने प्रकार के गणवेश। आप सारे विश्व में जाओगे तो एक ही वो कंठ लंगोट लगा करके सब लोग बैठे रहते। टाई जिसको आप कहते हो, घाट बांधते, नाक पोंछने के लिए रुमाल बांधते थे वो लोग, उसको उन्होंने आभूषण बना दिया नाक पोंछने के रुमाल को, और आप आज गर्व से उसको बड़ा प्रोफेसर है इसलिए बहुत बड़ा कंठ लंगोट लगाएगा। अरे भारत की विविधता देखिए, कितने प्रकार के उत्तरीय है, कितने प्रकार की विविधता है। महिलाओं की वेशभूषा कश्मीर से लेकर और केरल तक आप चले जाओ, आसाम से लेकर और अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातियों में जाकर के देखो कितने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे। अरे गुजरात में कच्छ में चले जाओ, सौराष्ट्र में चले जाओ, उधर उत्तर गुजरात में चले जाओ और इधर पंचमहल में चले जाओ, अलग अलग प्रकार की कितनी विविधता है। वेशभूषा में, केशभूषा में, खान पान में कितने प्रकार का खान पान है। कच्छी अलग है, सौराष्ट्र का अलग है, वो सौराष्ट्र में भी अमरेली का अलग है और सावरकुंडला का अलग है, 50 किलोमीटर में बदल जाता है। आप इस विविधता को विकसित नहीं मानेंगे। और अंतिम आध्यात्मिक विकास की भी बात करनी पड़ेगी। और आध्यात्मिक विकास में मैं महात्माओं की, योग की और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हैप्पीनेस इंडेक्स अध्यात्म है, कितना व्यक्ति आत्मनिर्भर है, अपने आप में संतुष्ट है, आत्मसंतुष्ट है।
इसका मापन करना पड़ेगा। उसके मापन के मैट्रिक्स बन सकते हैं, कितने लोगों को साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, कितने लोग परिवार में रहते हैं, वो सारी बातें आध्यात्मिकता में आएगी। समाज में आएगा परिवार, कितने परिवार है, कितने बड़े परिवार है, कितने छोटे परिवार है, कितने परिवार साल में एक बार मिलते हैं, इस सबको सामाजिक सांस्कृतिक में लेना पड़ेगा। ये सारे इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। यह काम सोशियोलॉजी के और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को करना है। और ये सब जो राष्ट्र आंतरिक आत्मनिर्भरता के लिए करता है और धीरे धीरे विकसित होता जाता है, वो बाहर में क्या योगदान देता है, दुनिया को क्या देता है, दुनिया को कितना आर्थिक योगदान देता है। आज अमेरिका ने 24 खरब डॉलर का यदि कर्जा ले रखा है तो दुनिया के 108 देशों से कर्जा ले रखा है, और उन 108 देशों में भारत भी है। हम साहूकार है, हमने अमेरिका को कर्जा दे रखा है, आर्थिक योगदान है, लेकिन हम अविकसित हैं, और जिसने कर्जा ले रखा वो विकसित है। और छोटा मोटा कर्जा नहीं है, हमारा कर्जा अमेरिका को दिया हुआ वो लगभग 80,000 करोड़ का कर्जा है, वो ट्रिलियन में बिलियंस में 800 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है। इतना कर्जा हमने अमेरिका को दे रखा है, और उसके बावजूद हम अपने आप को अविकसित कहते हैं। और जो कर्जा, दुनिया भर का कर्जा लेकर के, नोट छाप छाप करके, आप फॉरेन एक्सचेंज ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, रशिया और भारत, इन 4 में से मैंने ब्रिक्स में से सी निकाल दिया। अब तो सी को कहीं गिनना ही नहीं चाहिए, तो BRIS रख दिया। इस BRIS के 4 देशों में से एक देश तय कर दे कि मेरा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो आज भारत का 500 बिलियन डॉलर्स के ऊपर चला गया है, वह हम डॉलर में नहीं रखेंगे। IMF की अलग से उसके लिए उन्होंने एक करेंसी केवल फॉरेन एक्सचेंज के लिए बनाई रखी है, उसको स्पेशल कुछ सर्टिफिकेट कहते हैं, उसमें रखेंगे। और बाकी येन में रखेंगे, हमारे मित्र राष्ट्रों में रखेंगे, डॉलर में नहीं रखेंगे, पाउंड में रखेंगे, यूरोपियन में रखेंगे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में रखेंगे, इंडोनेशिया के रुपया में रखेंगे, दिनार में रखेंगे। डाइवर्सिफाई करेंगे आर्थिक योगदान। अगर हमने ऐसा कर दिया तो अमेरिका डूब जाएगा। एक दिन में अमेरिका की सरकार डूब जाएगी यदि भारत में ही केवल फॉरेन एक्सचेंज और डॉलर खरीदना बंद कर दिया तो। हमने शुरू किया, हमने ईरान को कहा था कि हम यूको बैंक के थ्रू हम उनको रुपए में पेमेंट करेंगे जितना हम उनसे खरीदते। येमेन के साथ भी हमने किया कि हम जितना उनसे पेट्रोल खरीदते उस पेट्रोल का पैसा हम डॉलर में नहीं देंगे, क्यों फ्री में डॉलर में दे। 2 देश आपस में व्यापार कर रहे हैं और अमेरिका को फालतू में कर्जा मिल रहा है क्योंकि हम डॉलर में पैसा दे रहे हैं, पेट्रोल का पैसा। हमने कहा नहीं देंगे। ये आर्थिक योगदान है विश्व को। देने वाला देश कौन सा और लेने वाला देश कौन सा। प्राकृतिक योगदान भी फिर से, हम विश्व में कितना कार्बन फुटप्रिंट दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा, विश्व की 1/6 आबादी भारत में रहती है, 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन भारत में रहता है, हर 6ठा व्यक्ति भारत में रहता है। लेकिन हम बिजली कितना प्रयोग करते हैं विश्व की? 3% बिजली केवल हम विश्व की उपयोग में लेते हैं। 40% जनता विश्व की भारत में रहती है और 3% बिजली लेते हैं। इसका उपयोग करना पड़ेगा ना। ऊर्जा का प्रबंधन कैसा है? सेल्फ सफिशिएंट है क्या? हम सोलर ऊर्जा से काम चला रहे हैं क्या? कि हम एटॉमिक ऊर्जा पर ज़्यादा जा रहे हैं? हम विदेशों से यूरेनियम ला करके यूक्रेन से और दुनिया भर से यूरेनियम खरीद करके बिजली का उत्पादन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बिजली का उत्पादन अपने इससे कर रहे हैं? ये ग्लोबल कंट्रीब्यूशन में आएगा। हम विश्व को बिजली दे रहे हैं, हम विश्व को ऑक्सीजन दे रहे हैं हमारे फॉरेस्ट के द्वारा, हम विश्व को बायोडाइवर्सिटी दे रहे हैं। ये हमारा, हम वेस्ट मैनेजमेंट कितना अच्छा कर रहे हैं, विश्व में कितना कम पोल्यूशन दे रहे हैं, ये हमारा योगदान होगा। प्रत्येक देश यदि ये मापदंड विकास का कर दिया तो प्रतिस्पर्धा इसमें होगी कि ये ज़्यादा कैसे किया जाए। इसलिए GDP के स्थान पर GNC बनाना आवश्यक है। आज सारी दुनिया को हमने डॉक्टर दे रखे, हमने इंजीनियर दे रखे, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट दे रखे। मैं हमेशा बताता हूँ, श्वार्ज़नेगर जब कैलिफोर्निया का गवर्नर बना, वो बहुत बड़ा जो कौन से टर्मिनेटर वगैरह का जो हीरो है श्वार्ज़नेगर, वो श्वार्ज़नेगर जब कैलिफोर्निया का ये बना, गवर्नर बना, तो सबसे पहली समस्या उसके सामने पॉलिटिशियन, अभिनेता नेता बना, बेचारे को पॉलिटिक्स तो आती नहीं थी, तो पॉलिटिशियंस ने उसके सामने जो सबसे पहली समस्या रखी, वो समस्या ये रखी कि हमारे IRS की,
वहाँ पर सारे स्टेट का भी इनकम टैक्स है। उस इनकम टैक्स को इंटरनल रेवेन्यू सिस्टम कहते हैं, IRS कहते हैं अमेरिका में। 50 इनकम टैक्स अलग अलग है और फेडरल इनकम टैक्स अलग है, फेडरल IRS अलग है। तो वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 इनकम टैक्स भरने पड़ते हैं। तो लगभग आमदनी का 40% इनकम टैक्स में जाता है अमेरिका में, जितनी आमदनी होती है, क्योंकि अपने स्टेट को भी IRS देना पड़ता है और फेडरल भी देना पड़ता है। खैर, तो IRS यानी उनके इनकम टैक्स की उन्होंने कहा कि फाइलें आप कैलिफोर्निया में वापस लाओ, जो आउटसोर्स की है, हमारे अकाउंट्स की फाइलें बाहर है, उसको वापस लाओ। इसने कहा मेरे को पता नहीं है, मैं एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाता हूँ, वो बताएगी, 3 महीने में रिपोर्ट देगी। 3 महीने में रिपोर्ट दी गई। आप में से पता नहीं कितने लोगों को पता है, आश्चर्य होगा, अमेरिका के 18 राज्यों की IRS की फाइलें, इनकम टैक्स के अकाउंट्स की फाइलें बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO के नाम से भारत में हैं। हमारे अकाउंटेंट उनका अकाउंट संभालते हैं अमेरिका का। ये प्रतिभा का दान है हमारा। श्वार्ज़नेगर ने 3 महीने बाद रिपोर्ट दी, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट दी, नो इट कैन नॉट बी डन। यानी जितने ये ब्रैड पीट और जितने ये बड़े बड़े कैलिफोर्निया के जो हॉलीवुड के बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, उनकी इनकम टैक्स की फाइल गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है। किसी दिन हमारा यदि लड़ाई हमसे डोनाल्ड ट्रंप ने ज़्यादा बदतमीजी की तो हम कहेंगे बेटा सब तुम्हारी फाइलें यहीं पर ख़त्म, देंगे ही नहीं वापस। सर्वर की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे। सर्वर की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दे तो अमेरिका का IRS बंद हो जाएगा, इंटरनल रेवेन्यू सिस्टम बंद हो जाएगा। श्वार्ज़नेगर ने कहा नो इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक। वाई? इतने क्वालिफाइड अकाउंटेंट अमेरिका में नहीं हैं जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट भारत प्रोड्यूस करता है दुनिया में। जितने एशिया से, या तो भारत से, या जापान से, या कोरिया से, या चाइना से, या इंडोनेशिया से, या वियतनाम से। तो ये प्रतिभा का दान दुनिया को कितना दिया। इसमें पेटेंट वगैरह भी आएंगे जिसमें हम कमज़ोर पड़ते हैं, जिसमें कोरिया जैसा छोटा सा देश आगे, पेटेंट के ज़्यादा मार्क्स उसको मिल जाएंगे, पेटेंट के ज़्यादा मार्क्स जर्मनी को मिल जाएंगे, पेटेंट के ज़्यादा मार्क्स वियतनाम को मिल जाएंगे। इसलिए महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी को GNC में यदि कंट्रीब्यूशन करना है तो हमारे पेटेंट रजिस्ट्रेशन की संख्या हमको बढ़ानी पड़ेगी। ज्ञानदान में वो पेटेंट क्वांटिफिकेशन होगा ना, इसलिए प्रतिभा का कंट्रीब्यूशन। इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जब प्रस्ताव रखा गया तो 171 देशों ने तो साइन किया उसके ऊपर, ये प्रस्ताव होना चाहिए करके। अभी पिछले सप्ताह 2 सप्ताह पहले भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया, चुनाव हुए उसके। केवल 8 देशों को छोड़ दिया जाए तो सबने भारत को और मत दिया। पाकिस्तान की असेंबली में ये विषय उठा कि भारत अस्थायी सदस्य बना, ये बात नहीं है। बात तो ये है कि 198 में से 190 देश उसको वोट कैसे देते हैं। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कहाँ गई? वो बेचारे परेशान हैं। तुर्की तटस्थ रहा, एर्डोगन इमरान खान का मित्र बनता है, और साथ में मलेशिया और तुर्की और पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध अलायंस बनाया, प्रयत्न किया कि भारत नहीं पहुंचे, उसके बावजूद भारत पहुंच गया। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम अद्भुत हमने काम किया है आज पूरे विश्व में हमारे। इसलिए गलवान में पाकिस्तान के चाइना के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन भारत के साथ इजराइल खड़ा हुआ। चाइना को उन्होंने धमकी दी यदि भारत पर आक्रमण होता है तो हमारे ऊपर आक्रमण है। जापान ने कहा, अमेरिका ने कहा, UK ने कहा, बड़े बड़े देशों ने ये बात कही। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, विकास में इसको नहीं नापना चाहिए। किसके साथ आपके कैसे संबंध है? डरा धमका करके हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन आपको चाहिए तो डोनाल्ड ट्रंप को भारत को डराना पड़ता है, ये संबंध है क्या भाई? हमने तो पाकिस्तान को भी क्विनाइन दी। इसलिए अगला बिंदु है मानवीय सहायता। मानवीय सहायता के बारे में हम भेदभाव नहीं करते। नेपाल में भूकंप हुआ तो गए, उस वैसे ही इस्लामाबाद के ऊपर पेशावर में फ्लड आए तो वहाँ भी भारत ने सहायता भेजी। मानवीय सहायता में कौन सा देश सबसे आगे है? जापान और भारत हमेशा सबसे आगे रहते हैं, उसको मिलने चाहिए। और छठा बिंदु सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से हमारा योगदान क्या है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज भारत ने दुनिया को योग दिया है। अमेरिका ने क्या दिया? UK ने क्या दिया? आपने लूटा है, आपने दिया कुछ नहीं। जापान ने दिया, TQM दिया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट दिया। ये 6 बाह्य और 4 आंतरिक, 4 आंतरिक और 6 बाह्य, ये मिलकर के पूरा GNC का मैट्रिक्स बनता है। ये विकास का एक नया मापदंड आपके सामने रखने की मैंने प्रयत्न किया।
ये यही हो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। कुछ नया बना दीजिए हैप्पीनेस इंडेक्स जैसा, लेकिन विश्व को विकास मापने के लिए एक नई दृष्टि देना कोरोना के लिए आवश्यक है। हेल्थ इंडेक्स उसमें डालना पड़ेगा, सांस्कृतिक आध्यात्मिक में हेल्थ इंडेक्स डालना पड़ेगा। क्या हेल्थ इंडेक्स है किस देश का, और उस आधार पर इसको परिपूर्ण करके विश्व का विकास मापने का दृष्टिकोण बदलेंगे, तब विकास के लिए जो होड़ लगी है वो बदलेगी। तब प्रकृति का विनाश करने की तरफ होड़ नहीं होगी, तब बायोलॉजिकल वेपन बनाने की ओर होड़ नहीं होगी, क्योंकि युद्ध होगा तो आपका इंडेक्स कम होगा, आपका विकास कम माना जाएगा। आज युद्ध होने से विकास बढ़ता है क्योंकि जीडीपी बढ़ता है, आपको शस्त्र खरीदने पड़ते हैं, आपको शस्त्र बेचने पड़ते हैं, आपका जीडीपी बढ़ता है, इसलिए युद्ध हो रहा है। जिस दिन युद्ध ना करने के लिए अंक मिलेंगे, आज आप नैक के अंदर जो पैरामीटर दिए हैं, चक्रवर्ती जी IQAC के चेयरमैन हैं, नैक के 126 पैरामीटर एमएसयू में लाने का प्रयास करते हैं कि नहीं? पैरामीटर बदल जाएंगे तो आपका बर्ताव बदल जाएगा। उस पैरामीटर में परीक्षा है, इसलिए परीक्षा कैसे लेना ये आपको परेशानी है। परीक्षा का तरीका बदल दिया नीट ने या IIT ने, तो बच्चों की परीक्षा पढ़ाई करने का तरीका बदल गया। विकास के मापदंड बदलेंगे तो राष्ट्रों का व्यवहार बदलेगा। ये बात हमको ध्यान में देनी है। इसलिए कोरोना ने हमारे सामने ये चुनौती खड़ी की है कि विकास किसको कहेंगे और विनाश किसको कहेंगे। फिर से परिभाषित विश्व को करना पड़ेगा और उसका मार्गदर्शन भारत को करना पड़ेगा। भारत जब मार्गदर्शक बनेगा तो उसके लिए चाणक्य खड़े होने पड़ेंगे, और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के नाम लगाने वाले विश्वविद्यालय में से चाणक्य खड़े नहीं होंगे तो कहाँ से खड़े होंगे? जहाँ जो योगी अरविंद की तपोभूमि है, जो बाबा साहेब आम्बेडकर की तपोभूमि है, उस विश्वविद्यालय से अपेक्षा नहीं करेंगे तो किस विश्वविद्यालय से अपेक्षा होगी? आज विश्व की मांग है, आज मानवता की चुनौती है। हम ओरिजिनल थिंकर्स पैदा करने वाला विश्वविद्यालय बनने चाहिए और मौलिक चिंतन करके विश्व को 3-4 GNC एक ही नहीं, आप नया बना दीजिए, उसके ऊपर विचार कीजिए, लेकिन विश्व को उसकी दृष्टि परिवर्तन करने वाला भारतीय सांस्कृतिक अवदान और ऐतिहासिक अपने अनुभूति के आधार पर विश्व के विकास का मापदंड करने वाला और मैट्रिक्स देने का दायित्व हमारे ऊपर है। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।